हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में और उसकी कुछ रचनाओं के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली एटा में हुआ था। उनका संबंध कुलीन परिवार से था। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद इल्तुतमिश व उसके उत्तराधिकारियों के काल में उच्च पद पर कार्यरत थे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली एटा ज़िले में। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। इनके पिता का क्या नाम था? अमीर सैफुद्दीन महमूद। इनके पिताजी थे अमीर सैफुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के काल में उच्च पद पर काम कर चुके थे। और अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। इतना आपको समझ में आया? फिर आगे अमीर खुसरो ने अलग अलग ईरानी कवियों के काव्य का अध्ययन किया और उनसे काफ़ी प्रभावित भी हुए। अंततः उन्होंने स्वयं की लेखन शैली विकसित की और एक कवि के रूप में प्रख्यात हो गए, यानी प्रसिद्ध हो गए। भाषा के प्रति आकर्षण ने उन्हें भाषा का ज्ञाता बना दिया और उन्होंने कई भाषाओं जैसे फ़ारसी, तुर्की, अरबी में महारत हासिल कर ली। उन्होंने अपने लेखन में ब्रज भाषा को सम्मिलित किया। ब्रज भाषा, यहाँ बल नहीं होगा, यहाँ होगा ब्रज भाषा। फिर है अमीर खुसरो ने अपनी युवावस्था में बलबन के भतीजों को अपनी सेवाएं प्रदान की। जब बलबन ने बुगरा खां को समाना में नियुक्त किया, समाना एक क्षेत्र का नाम है, जब बलबन ने बुगरा खां को समाना में नियुक्त किया तब खुसरो बुगरा खां के साथ संबद्ध हो गया। बाद में उन्होंने बलबन के दरबार में अपनी सेवाएं प्रदान की। कैकुबाद से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक खुसरो ने दरबारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। इतनी लंबी अवधि तक राजकवि रहना उसकी योग्यता का प्रतीक है। अब सोचिए, बलबन कैकुबाद से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक खुसरो राज दरबारी रहा। 6-7 शासकों का इसने शासनकाल देखा। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो योग्य था, क्योंकि इतने शासकों के दरबार में दरबारी रहना एक कोई छोटी बात नहीं है। ये उसकी योग्यता का प्रतीक है। इसके अलावा वह एक संगीतकार था। उसके बारे में कहा जाता है कि संगीत के बहुत से रागों का उसने आविष्कार किया है। वह मशहूर सूफ़ी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था, किंतु बुनियादी तौर पर वह एक साहित्यकार था। फरिश्ता के अनुसार खुसरो ने 92 रचनाएँ की हैं। हालांकि खुसरो की सारी रचनाएं अब उपलब्ध नहीं हैं। खुसरो की रचनाओं में उनकी ऐतिहासिक मसनबियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। फरिश्ता के अनुसार खुसरो ने कितनी रचनाएं की हैं? 92 रचनाएं, लेकिन वो सारी रचनाएं अब नहीं हैं, मिल नहीं रही हैं, उपलब्ध नहीं हैं। खुसरो से पूर्व के इतिहासकारों ने अपने वृत्तांतों को उस समय के युद्धों, विजयों व दरबार के षड्यंत्रों तक ही सीमित रखा। खुसरो ने सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन पर भी ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। वो भारत में पैदा होने वाला पहला इतिहासकार था जिसने भारतीय दृष्टिकोण से रचना की है। उनकी रचनाओं में भारत व सल्तनत के साथ उनकी पहचान दिखाई देती है। जैसे कि जब वह भारत का खुरासान से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब लिखते हैं कि खुरासान की ठंडी जलवायु की अपेक्षा वह भारत की गर्म जलवायु को ज़्यादा पसंद करता है। 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया अमीर खुसरो के जीवन परिचय के बारे में। अब हम कुछ इसकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। खुसरो की ऐतिहासिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिफ्ताह उल फुतूह। यह अमीर खुसरो की रचना है। इसकी रचना जो कि वो 1291 में की। इसमें खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी की नीतियों का उल्लेख किया है।
यह रचना जलालुद्दीन के राज्यारोहण की तिथि जानने हेतु महत्वपूर्ण है। इसमें कड़ा में जलालुद्दीन के विरुद्ध मलिक छज्जू के विद्रोह एवं उनके दमन का भी उल्लेख है। कविता यानी एक कविता है, पद्य में लिखा है, तो कविता में रणथंभौर के सैन्य अभियान का भी विवरण मिलता है। तो मिफ्ताह उल फुतू ये जो है ये पद्य में लिखा है, यानी एक कविता के रूप में लिखा हुआ है। और इसकी रचना कब हुई? 1291 में। किसके बारे में है? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। उसकी नीतियों का उल्लेख किया गया है, उसके राज्यारोहण यानी उसके राज्याभिषेक का उल्लेख किया गया है, और मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ जलालुद्दीन के शासनकाल में, कैसे जलालुद्दीन खिलजी ने उसका दमन किया उसका भी उल्लेख किया गया है। रणथंभौर अभियान जो हुआ था उसका भी उल्लेख किया गया है। तो ये सारी चीज़ें मिफ्ताह उल फुतू में आपको मिल जाएंगी। दूसरी रचना है किरान उस सादैन। इसकी रचना अमीर खुसरो ने कब की थी? 1289 ईस्वी में की थी। यह कैकुबाद के आग्रह पर लिखी गई थी। इस काव्य की विषय वस्तु इतिहास की एक घटना पर आधारित है। वह है पिता और पुत्र की भेंट, यानी कि किरान उस सादैन का अर्थ होता है दो नक्षत्रों का मिलन, यानी कि पिता और पुत्र के मिलन का इसमें वर्णन किया गया है। अब पिता कौन है, पुत्र कौन है, इसको देख लेते हैं। इस घटना में पिता बुगरा खां, पिता कौन है? बुगरा खां बंगाल का नायब था, जबकि कैकुबाद उसका पुत्र दिल्ली का सुल्तान था। तो पिता बुगरा खां जो कि बंगाल का नायब था, बुगरा खां का पुत्र था कैकुबाद जो कि दिल्ली का सुल्तान था। इस रचना में खुसरो ने एक कहानी जैसा ताना बाना बुना है, लेकिन खुसरो ने इसमें कुछ महत्वपूर्ण विवरण भी दिया है। दिल्ली का उसका विवरण बहुत ही सजीव है, जिसमें दिल्ली की भौगोलिक स्थिति का तथा प्रमुख इमारतों का भी वर्णन है। खुसरो ने पूरब की तरफ प्रस्थान करती हुई शाही फौजों की गतिविधियों का वर्णन किया है, जो कि बंगाल की गवर्नर की फौजों का सामना करने हेतु आगे बढ़ रही थी। अवध में सरयू नदी के तट पर दोनों सेनाओं का किस तरह सामना हुआ, इस बात का उन्होंने सजीव वर्णन किया है। इस संदर्भ में अमीर खुसरो बुगरा खां के द्वारा पुत्र कैकुबाद को दिए गए प्रशासन संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लेख करता है। तो ये तो किरान उस सादैन की बात हो गई। तो बेसिकली इसमें पिता और पुत्र के संबंधों का मिलन का वर्णन किया गया है। पिता कौन है? बुगरा खां, पुत्र कौन है? कैकुबाद। और ये लिखी किसके कहने पर गई थी? तो ये कैकुबाद के कहने पर लिखी गई थी 1289 में। फिर जो अगला है वो है तीसरा खजाइन उल फुतू। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया मिफ्ताह उल फुतू जो कि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में थी। ये है खजाइन उल फुतू। यह 1311 ईस्वी में पूर्ण हुई। 1311 ईस्वी में पूर्ण हुई। इस रचना में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का सजीव विवरण है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जबकि मिफ्ताह उल फुतू उसमें जलालुद्दीन खिलजी के बारे में था। और ये खजाइन उल फुतू है। खजाइन उल फुतू इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का सजीव विवरण है, विशेषकर दक्कन के अभियानों का। दक्कन मतलब दक्षिण के अभियानों का। यह खुसरो की एकमात्र रचना है जो कि खुसरो ने गद्य में लिखी है। बाकी सारी रचनाएं खुसरो की पद्य में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि खुसरो गद्य में भी अपनी दक्षता सिद्ध करना चाहते थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि खुसरो कुछ घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे। प्रत्यक्षदर्शी मतलब उसने स्वयं देखा था उन घटनाओं को जो दक्कन अभियान के समय घटित हुई होंगी। इसमें यात्रा का वर्णन, स्थानों के नाम, आक्रमण, यानी ये जो पुस्तक है खजाइन उल फुतू, इसमें यात्रा का वर्णन, स्थानों के नाम, आक्रमण, विजयों का विस्तृत वर्णन तथा लूट का माल जिसे गनीमत कहते हैं, इन सभी का उल्लेख किया गया है। विजयों की तिथियों का विवरण खजाइन उल फुतू को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। सुल्तान अलाउद्दीन की सार्वजनिक कार्यों में जामा मस्जिद, हौज, किलों का निर्माण, इन सभी का वर्णन उपमाओं और रूपकों से भरा हुआ है। किसी भी समकालीन लेखक ने खुसरो जितने विस्तार से वर्णन नहीं दिया है। मंगोलों के आक्रमण में खुसरो ने ख्वाजा कुतलुग और तारगी के आक्रमणों का उल्लेख नहीं किया है। इसका कारण यह है कि सुल्तान की लड़ाइयों में सुल्तान को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा।
खुसरो की अपेक्षा बर्नी ने इन आक्रमणों का चित्रण कहीं अधिक सजीवता से किया है। यानी जो मंगोल आक्रमण है इनका वर्णन अमीर खुसरो ने बहुत अच्छा नहीं किया है, इसके बारे में बर्नी बहुत अच्छा लिखता है। बर्नी के वर्णन से जान पड़ता है कि उपरोक्त आक्रमणों से सुल्तान को भारी क्षति हुई थी। अरबी शब्दों के प्रयोग के साथ साथ उपमा अन्य अलंकारों के प्रयोग से इसकी शैली बड़ी रूपक व जटिल हो गई है। इस ग्रंथ को सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत करना था, इस कारण अमीर खुसरो को अपने हार्दिक भावों को प्रकट करने की स्वतंत्रता न थी। जैसे मलिक काफूर से अप्रसन्न होकर भी उसकी प्रशंसा करने में विवश हुआ। तीसरा है देवल रानी खिज्र खां। इसकी रचना खुसरो ने 1316 ईस्वी में की। यह रचना अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां और गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी के विवाह से संबंधित है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय का भी विवरण दिया गया है। खिज्र खां के विवाह के वर्णन में खुसरो ने इस समय की वैवाहिक प्रथाओं, नगर की स्वच्छता व सजावट, नगरवासियों के उत्साह, खेल तमाशों, नाच गानों तथा अन्य रस्मों का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। उस समय के उच्च वर्ग की सामाजिक दशा का परिचय प्राप्त करने में अमीर खुसरो का यह काव्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो देवल रानी और खिज्र खां का ये जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, इसमें इन दोनों के शादी के बारे में वर्णन किया गया है। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और जो देवल रानी थी वो गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री थी। तो जब गुजरात पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसकी पुत्री से शादी हो जाती है तो उन सारी घटनाओं का वर्णन अमीर खुसरो ने इस पुस्तक में किया है। और उस समय कौन कौन से खेल तमाशे, नाच गाने, उत्साह, मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे, सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। फिर जो पांचवी रचना है वो है नूह सिपहर। खुसरो की यह रचना काव्य की दृष्टि से बहुत परिपक्व है। खुसरो ने इस रचना को 1318 38 नहीं होगा, क्योंकि 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती तो 38 में इसको पूरा कैसे करेगा, यहाँ 18 होना चाहिए। खुसरो ने इस रचना को 1318 में पूरा किया जब वो 67 वर्ष का हो चुका था। इस रचना को 9 खंडों में विभक्त किया गया है। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के कहने पर इसकी रचना हुई। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के कहने पर इसकी रचना हुई। ऐसा लगता है कि खुसरो को सुल्तान ने इतनी अच्छाइयाँ नहीं दिखाई कि पूरी रचना में उन्हीं का बखान करते हैं। इसलिए उन्होंने पहले 2 खंडों में सुल्तान की विजयों का उल्लेख किया है। बाकी 7 हिस्सों में उन्होंने हिंदुस्तान के वन्य जीवन, पेड़ पौधों, इसके बारे में वर्णन किया है। यह रचना उस समय का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण है। ये मेरे ख्याल से ये लाइन थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। ऐसा लगता है कि खुसरो को सुल्तान में इतनी अच्छाइयाँ नहीं दिखाई दी कि पूरी रचना में उन्हीं का बखान करे। अब चूँकि अमीर खुसरो को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा महान कार्य सुल्तान ने नहीं किया है, इसलिए उसने सिर्फ 2 ही खंडों में सुल्तान का वर्णन किया। बाकी 7 खंडों में भारत के वन्य जीवन, पेड़ पौधों आदि के बारे में वर्णन किया। उस रचना में सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का भी वर्णन किया गया है। जो छठी पुस्तक है वह है तुगलकनामा। ऐतिहासिक दृष्टि से खुसरो की अंतिम रचना है। इसकी रचना मुबारक शाह के वध एवं खिलजी वंश के पतन से संबंधित है। खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी के समय होने वाले एक बड़े विद्रोह, जिसे बराजू विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उस पर काफ़ी प्रकाश डाला। अंत में वह गयासुद्दीन के दिल्ली की ओर प्रस्थान और खुसरो खान पर उसकी जीत का वर्णन करता है। यह लगभग 1320 ईस्वी के आसपास लिखी गई। हालांकि इन रचनाओं के अतिरिक्त भी खुसरो की अन्य रचनाएं हैं, लेकिन उन सभी को ऐतिहासिक मनसबी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मैंने थोड़ा तेज़ी से पढ़ा दिया क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। सब कुछ आपको रटना है, 1-2 बार पढ़ना है, फिर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें।